दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखे लहंगे और जादुई कंगन के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। हीरपुर नाम के एक गाँव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है, तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ऐसा कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना, मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली आती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले, इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है?
अरे ये मेरी काम वाली बाई है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाह अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो, नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा। आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करती रहती हो। मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहनकर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी।
लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनम अपनी माँ रेखा और पिता विकास के साथ रहती थी। सोनम दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से आते थे। एक दिन सोनम के पापा उसके पास आते हैं और सोनम से कहते हैं, सोनम बेटी, अब तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर चली जाऊँ। आपकी इस बारे में क्या राय है पापा? अगर तुम शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं अभी इस बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करके आता हूँ, क्योंकि इस बारे में तुम्हारी मम्मी की राय जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की मर्जी होगी तभी मैं आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाऊंगी। वैसे भी पापा, गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी गुड़िया रानी जो चाहेगी वही होगा। इतना कहकर सोनम के पापा रेखा के पास जाती हैं और उससे कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारी बेटी शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, तुम कहो तो मैं उसे शहर भेज दूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत समझदार है, इसलिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। शहर जाएगी तो हमारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। मैं अगले हफ्ते ही शहर जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सोनम अपने पापा के साथ शहर आ जाती है। सोनम के पापा शहर में उसके रहने के लिए एक घर ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा सोनम, आज से तुम इस घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना बेटा, मैं हर महीने टाइम से तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोनम के पापा गांव वापस लौट जाते हैं। सोनम के लिए शहर का माहौल कुछ अलग था, इसलिए वो पहले शुरुआती दिनों में थोड़ी घबराई हुई सी रहती थी। सोनम के घर के पास एक आलिया नाम की लड़की रहती थी। आलिया सोनम के पास आती है और उससे कहती है, हेलो, तुम यहाँ नई आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ 2 दिन पहले ही आई हूँ। मैं भी यही तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है और तुम्हारा? मेरा नाम आलिया है। हमारा घर भी आसपास है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद से आलिया और सोनम के बीच अच्छी खासी बातें शुरू हो जाती है। आलिया के आ जाने से सोनम का भी अकेलापन दूर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आलिया और सोनम बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन आलिया सोनम से कहती है,
सोनम, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी घूमने का बहुत मन कर रहा था। बताओ कहाँ चलना है हमें? चलो देखते हैं, यहीं कहीं आसपास से घूमकर आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियाँ घूमते घूमते जंगल की गुफा के पास आ जाती हैं। गुफा को देखकर आलिया कहती है, सोनम वो देखो गुफा, चलो गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियाँ गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के अंदर बहुत देर तक घूमने के बाद सोनम को एक परी दिखाई देती है। परी को देखकर दोनों सहेलियाँ उसके पास जाती हैं और परी से पूछती हैं, आप तो परी हो ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी हाँ परी जी, बताइए आपको क्या मदद चाहिए? बेटी, मैं परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी पड़ती है। मैं अभी कुछ समय पहले उसी नदी के पास बैठी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगरनी आई और मुझसे युद्ध करने लगी। जादूगरनी से युद्ध करते समय मैंने अपनी जादुई चक्की को नदी में डाल दिया। मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई चक्की में है। मैं अभी जादूगरनी की कैद में हूँ, जिसकी वजह से मैं नदी के पास जाकर अपनी जादुई चक्की नहीं ला सकती हूँ। भला नदी हम दोनों पर विश्वास करके आपकी जादुई चक्की हमें क्यों देगी? तुम्हें नदी में से 2 जादुई चक्की मिलेंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि से किसी एक चक्की को मेरे पास लाना होगा। परी की पूरी बात सुनने के बाद सोनम और आलिया दोनों नदी की तरफ जाने लगती हैं। कि तभी आलिया सोनम से कहती है, सुनो सोनम, मैं तुम्हारे साथ उस नदी के पास नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर आलिया वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन सोनम अकेले ही जादुई चक्की की नदी के पास जाती है और फिर सोनम उस नदी से कहती है, नदी कृपया करके परी की जादुई चक्की मुझे दे दो। सोनम के इतना कहते ही वहाँ 2 जादुई चक्की प्रकट हो जाती हैं। तभी पहली जादुई चक्की कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आई हो? चलो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना चांदी दूंगी। तभी दूसरी जादुई चक्की कहती है, नहीं नहीं सोनम, तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना और अच्छे कपड़े और मेकअप किट भी दूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर परी की जादुई चक्की लेने आई हूँ। अरे हम भी तो जादुई चक्की ही है ना, तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। परी के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो और हमें अपने साथ लेकर चलो। नहीं, मैं परी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों परी की जादुई चक्की हो ही नहीं। इतना कहकर सोनम वहाँ से जाने लगती है। तभी पहली जादुई चक्की सोनम को बुलाती है और उससे कहती है, रुको सोनम, मैं ही परी की जादुई शक्तियों वाली चक्की हूँ। हम दोनों सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, इसलिए अब तुम परी की मदद करने के लिए हम दोनों को अपने साथ ले जा सकती हो। पहली जादुई चक्की की बात सुनकर सोनम बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों को अपने साथ गुफा में ले जाती है। उसके बाद पहली जादुई चक्की से परी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। फिर परी उस जादूगरनी पर हमला करके खुद को जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लेती है। फिर परी सोनम से कहती है,
बेटी सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं उस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से निकल पाई हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सोनम, मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप किट की चक्की देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई मेकअप किट की चक्की से ढेर सारे मेकअप किट मांग सकती हो, और तो और तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी से इनाम पाकर सोनम बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम जादुई मेकअप किट की चक्की के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।